नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से लाइव हो जाएगा। सुबह की 11 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसा कि सुबह 10 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, जो कि आज प्रतिशतता का भाग 2 हमने पढ़ा था बड़ी शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, अब हम बात करें तो जनरल साइंस का मॉक टेस्ट होगा पहले, और फिर आपके लिए टॉपिक भी मैंने लिया है। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं रोजाना। तो प्रमुख रसायनों के घरेलू एवं हम बात करें रासायनिक नाम, यानी कुछ जो रासायनिक सूत्र है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे क्लास के अंत में। तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। पहले हम लेंगे एक मॉडल पेपर, यानी 15 क्वेश्चन, जिसमें होगी मॉक टेस्ट होगा, जनरल साइंस का मॉक टेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव आ गए। सभी को एक बार जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए आज के सेशन की बिना देर किए शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थी जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाए। जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। इसकी फ्री में यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरजी किशन एजुकेशन पर ज्वाइन हो जाए। बिल्कुल फ्री में वहाँ रेगुलर क्लास की पीडीएफ आपको मिलती रहती है। पहला क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म समदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो सूक्ष्म समदर्शी का आविष्कार आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यानी कि हम बात करें तो किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। दोस्तों, किसने किया था? जेड जॉनसन ने किया था। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है जो दूरदर्शी की बात करें तो उसका आविष्कार किसने किया था? काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोट कर लीजिएगा, गैलीलियो। दूरदर्शी आपको पता है जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज में किया जाता है, और आपको पता होगा सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तुओं को बड़ी करके देखने में यूज लिया जाता है। तो दोनों का आपको आविष्कार ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की, सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या एक्स रे का शोधक है, यानी एक्स किरण है, उनकी खोज किसने की थी? एक्स रेज है, उसकी खोज किसने की थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा, एक्स रे की खोज काफी बार एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। 1895 में किसने की थी? रोंटजन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक्स रे का हम किरण है, उसकी खोज किसने की थी? रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी, 1895 में की थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है शीशा एक है। शीशा यहाँ बात करें तो आपको शीशा का मतलब कांच की बात की जा रही है। किसकी दोस्तों? कांच की बात की जा रही है, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो शीशा एक क्या है? आप सबको पता होगा, शीशा एक अतिशीतित द्रव है। क्या है? अतिशीतित द्रव है। आप सबने देखा होगा, जो पुरानी हम बात करें इमारतों के जिसमें शीशे लगे होते हैं, हम बात करें जो हम किवाड़ होते हैं, उनमें शीशे का ऊपरी स्तर तो पतला होता है और नीचे वाला स्तर क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि आप सबको पता है जो धीरे धीरे बहने वाला द्रव होता है, आपको पता है ताप के माध्यम से, ताप लगता यानी तापमान के माध्यम से वो ऊपर से पिघल कर नीचे धीरे धीरे आ जाता है। इसी कारण जो खिड़कियां होती है पुरानी इमारतों की, उसमें आपने देखा होगा कांच ऊपर से पतला और नीचे से क्या होता है? चौड़ा होता है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, ऊपर से पुरानी जो इमारतें होती है उसकी खिड़कियों के किवाड़ होते हैं जो कांच के, वो ऊपर से पतले और नीचे से हम बात करें चौड़े क्यों होते हैं? तो इसका कारण है कांच एक क्या है? अतिशीतित द्रव के रूप में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में हम बात करें तो क्या होता है? आप सबको पता होगा कौन सा होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए, लेंस होता है। पहली बात तो क्या कर लेते हैं? लेंस होता है। और कौन सा लेंस होता है? आपको पता होना चाहिए, उत्तल। कौन सा लेंस होता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नोट कर लीजिएगा। अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? लेंस होगा, यानी उत्तल लेंस होगा। मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। दर्पण मत कर देना, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मानव नेत्र में हम बात करें तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है? तो आप नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जल्दी से कमेंट करके जवाब देने की कोशिश करिएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की बात करें तो रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है दोस्तों? रेटिना, या हिंदी में कहे तो दृष्टि पटल पर बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। भारत में घरों में आने वाली विद्युत की आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है?
की होती है? बिल्कुल सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए हर्ट्ज आवर्ती की बात की है यहाँ। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आवर्ती की इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। अब बात कर लेते हैं घरों में जो बिजली सप्लाई होती है। आपको पता है घरों में जो एसी करंट होता है, एसी करंट यानी हम बात करें तो जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो होती है, हिंदी में कहे तो प्रत्यावर्ती और एसी करंट, ठीक है। तो उसकी हम बात करें तो आवर्ती होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, 50 हर्ट्ज होती है। काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। अब बात करें कई विद्यार्थियों ने 220 कर दिया होगा। 220 क्या होता है, 220 वोल्टेज होता है, वोल्ट, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब ऐसे आ जाता ना कि घरों में सप्लाई होने वाली विद्युत धारा होती है वो कितने वोल्टेज की होती है, तब आपको 220 करना है। और यदि आपको कहे कितनी आवर्ती होती है हर्ट्ज में, तो आपको 50 हर्ट्ज करना है। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। कई बार आपको एग्जाम में 50, 220 इस तरह भी ऑप्शन मिलते हैं, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 50 तो हर्ट्ज तो उसकी आवर्ती होती है, 50 हर्ट्ज उसकी क्या होती है, आवर्ती होती है। और विभवांतर की बात करें तो 220 होता है। कितना, 220 वोल्ट होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। हेनरी किसका मात्रक है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है, हेनरी किसका मात्रक है, तो आप सबको पता होना चाहिए हेनरी है वो प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रेरकत्व। जो चुंबकीय प्रेरकत्व होता है उसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए ध्वनिक तीव्रता का मात्रक काफी बार आ चुका है। जल्दी से बताइए क्या होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए डेसिबल होता है। ध्वनिक तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। चलिए मैं थोड़ा नाम लिख देता हूँ, आपको नोट कर लेना है। ध्वनिक तीव्रता का मात्रक की बात करें तो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, हेनरी किसका मात्रक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। मिली सेकेंड 1 सेकेंड के कितने भाग के बराबर होता है? आपको मैंने बता रखा है, यदि ध्यान दे रखा है तो मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10 की घात कितना, मिली का मतलब होता है 10 की घात हम बात करें तो 3 के रूप में हम कह सकते हैं। 10 की घात हम बात करें तो -3 होता है। कितना होता है? मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। और माइनस को नीचे ले गए, इसका मतलब 10 की घात 1/10 की घात 3, यानी हम कह सकते हैं 1/10 की घात 3 का मतलब हुआ 1/1000। तो 1/1000 का मतलब हुआ हजारवां भाग। कौन सा भाग दोस्तों? हजारवां भाग। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। यहाँ आपको 10वां भाग, 100वां भाग या हजारों भाग इस तरह मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ का है कितने भाग, कितने भाग के बराबर होती है, कितने भाग के बराबर होती है, तो आपको ध्यान रखना है 100 हजारवें भाग के बराबर होती है। मिली का मतलब होता है हजारवां भाग, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो अगला 8 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो साबुन के बुलबुले के अंदर आप सबको पता होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दाब होता है वो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उसकी गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो आप सबको पता होगा गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो वो कहलाता है घर्षण बल। आप सबको पता होगा घर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो कोई भी मतलब गति करती है या कोई मतलब क्रिया होती है उसकी मतलब विपरीत दिशा में लगने वाला बल होता है। क्या होता है? घर्षण बल होता है। अब बात कर लेते हैं, जो हम बात करें तरलों में लगने वाले, तरल का मतलब द्रव कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं। तरलों में लगने वाला घर्षण बल को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। तरलों में लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? श्यानता कहते हैं। काफी बार एग्जाम में आ जाता है। तरलों की परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने, सॉरी 10 9 तो पढ़ लिया, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है यहाँ? दृश्य, ठीक है, दृश्य लिखा है, ठीक है। दृश्य वर्ण क्रम में कौन से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इससे थोड़ा काट लेना, 20 मिनट है, ठीक है। तो आपको पता होगा 10 से वर्ण क्रम में बात करें तो कौन से 10 से वर्ण होता है? हम बात करें जो 10 से प्रकाश होता है उसमें कितने रंग होते हैं? आपको पता होना चाहिए 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। आपको पता होना चाहिए विबज्योर से उसको दर्शाया जाता है, VI विबज्योर।
GYOR, विबज्योर से दर्शाया जाता है। 7 रंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उनमें तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक किसका होता है? रेड का होता है। रेड का मतलब लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सर्वाधिक होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिए। और से सबसे कम की बात करें तो वो होता है बैंगनी का। सबसे कम की बात करें तो आपको करना है बैंगनी, और सर्वाधिक की बात करें तो लाल रंग। लाल रंग इसी कारण आपने देखा होगा खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बने होते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। ये भी ध्यान कर लीजिएगा। आपको पता होगा बैंगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? न्यूनतम होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। आपको पता होगा परिकिरण सर्वाधिक बैंगनी रंग का होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जिन यहाँ लिख लो, जिन स्थानों पर, जिन्हें नहीं, जिन स्थानों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है उस उन स्थानों को कहती है। तो आप सबको पता होगा उन स्थानों को क्या कहते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका कमेंट करके जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आप सबको पता होगा नमन कोण है ना 90 डिग्री, आपको पता है किस पे होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर होता है। अब बात कर लेते हैं, काफी सारे क्या कर देते हैं? पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। अब भौगोलिक ध्रुव और उसमें चुंबकीय ध्रुव में एक अंतर कितना है मैं बता देता हूँ आपको। ये मतलब जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव ऑप्शन नहीं मिले तब तो आप सीधा ध्रुव कर सकते हो, ठीक है, यानी भौगोलिक ध्रुव कर सकते हो। लेकिन यदि आपको चुंबकीय ध्रुव मिले तब यही करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें तो भौगोलिक ध्रुव और चुंबकीय ध्रुव में कितने डिग्री का कोण का अंतर होता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है वो भी नोट कर लीजिएगा। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री हम बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। इसी कारण थोड़ा सा अंतर होता है भौगोलिक और हम बात करें तो, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा नमन कोण 0 कितने डिग्री पर होता है वो भी ध्यान रखिएगा। विषुवतीय रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि आप एक पहाड़ पर जाते हैं तो मरकरी बैरोमीटर में पारे का तल क्या होता है? आपको पता है। हम पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होगा? आपको नोट कर लेना चाहिए। वायुमंडलीय, अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब मान क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्या होता है? दाब कम होता है। अब आपको पता है इसका मतलब स्तर क्या होगा? पारे का स्तर गिरेगा। पारे का स्तर क्या होगा? गिरेगा, यानी घटेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको पता है वायुमंडलीय दाब क्या होगा? हम पहाड़ों पर या कहीं ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। इसका मतलब हम बात करें तो पारे का स्तर भी घटेगा। चलिए दोस्तों अब एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। यहाँ से आता है बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वो अचानक गिर जाए, इसका मतलब क्या संकेत होता है? जल्दी से बताइए। जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वो अचानक गिरना किसका संकेत है? काफी बार एग्जाम में आ चुका है अचानक गिरना। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। अचानक गिरने का मतलब है आंधी और तूफान का संकेत है। किसका है दोस्तों? आंधी और तूफान का संकेत कब है? जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वो अचानक गिरता है। और आपको एक क्वेश्चन और भी बता देता हूँ, यहाँ से धीरे धीरे गिरता है, इसका मतलब वर्षा आने का संकेत होता है। और बैरोमीटर के पैमाने में यदि वृद्धि हो तो साफ मौसम का संकेत होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या है? बढ़ता है, इसका मतलब साफ मौसम का संकेत करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। विद्युत बल्ब में भरी जाती है तो आप सबको पता होगा विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस या कहीं नोबेल गैस आर्गन भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? अक्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। आर्गन का संकेत भी ध्यान रखिएगा, AR होता है, ठीक है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं कमेंट करने के लिए देता हूँ। विद्युत बल्ब में जो हम बात करें फिलामेंटल होता है, यानी अंदर तार होता है, वो किस धातु का होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन क्या होता है? तो गलनांक बिंदु पर आपको पता है बर्फ बंद। बर्फ की बात करें तो आपको पता होगा, हम बात करें बर्फ तो बर्फ का आपको पता है आयतन क्या होता है? बढ़ता है। आयतन क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। और हम बात करें आयतन न्यूनतम कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे नोट कर लीजिएगा। आयतन तो होता है न्यूनतम, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल के लिए बात कर रहा हूँ, आयतन होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यून। और हम बात करें तो घनत्व कितना होता है? अधिकतम होता है। ये नोट कर लीजिएगा, काफी बार आ चुका है एग्जाम में। घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व होता है अधिकतम और आयतन होता है न्यूनतम, क्योंकि घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन तथा अब हमारा टॉपिक वाइज शुरू होने वाला है, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इनमें से कौन सी अ धातु नहीं है? अ धातु आपको पता है, देखो आपको पता है पारा क्या है? पारा आपको पता है धातु है। अ धातु नहीं है, क्या है? धातु है। आपको पता होगा पारा एक क्या है, बात कर लेते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा है वो एकमात्र धातु है जो क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है तथा विद्युत की क्या है, कुचालक है। और आपको पता है थर्मामीटर में पारा भरा होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। आपको पता है और बाकी तो क्या है, अ धातु है। ब्रोमीन आपको पता है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अ धातु है। चलिए दोस्तों आगे बात करें तो ऑक्सीजन और क्लोरीन भी क्या है, आपको पता है गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली अ धातु है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा टॉपिक वाइज हम घरेलू जो कुछ रसायन होती है, प्रमुख सूत्र के रासायनिक एवं घरेलू नाम आपके बारे में पढ़ने वाला हूँ। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और अब हमारा टॉपिक वाइज भी शुरू हो रहा है। क्या है? साधारण नमक का सूत्र काफी बार आ चुका है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता होगा, NaCl होता है। NaCl इसका सूत्र होता है और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नोट कर लीजिएगा, एग्जाम काफी बार आ चुका है। और इसकी PDF फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पे आप ऐप डाउनलोड कर लो, व्हाट्सअप जैसा होता है, और वहाँ सर्च कर लेना हमारे चैनल का नाम RJ किशन एजुकेशन। अगला है नमक का तेजाब किसे कहा जाता है? HCl को कहा जाता है। HCl को क्या कहा जाता है? नमक का तेजाब कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, गंधक का तेजाब किसे कहते हैं? आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? H2SO4 नोट कर लीजिएगा। ये आपके थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट है तो वो सही कर लीजिएगा, H2SO4। अगला है सोरे का तेजाब, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। वैसे यहाँ गंधक का मतलब होता है सल्फर। गंधक का मतलब क्या होता है? सल्फर होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सल्फर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र काफ़ी बार आ चुका है। HNO3 का सूत्र किसका है? नाइट्रिक अम्ल का है। अब बात कर लेते हैं कास्टिक सोडा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी NaOH होता है। क्या होता है? NaOH होता है। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये नोट कर लीजिएगा। कास्टिक सोडे का सूत्र NaOH होता है और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडे का मतलब होता है खाने का सोडा, मीठा सोडा या कोई भी इस तरह मतलब नाम आए तो आपको पता होगा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और कई जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ध्यान रखिएगा। HCO3 होता है इसका सूत्र। अब बात कर लेते हैं आगे की, धोने का सोडा या कहीं दावन सोडा या कहीं जो सफाई का सोडा, तो इसका सूत्र होता है सोडियम, पहले नाम बात कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसके सूत्र की बात करें तो या तो आपको Na2CO3, क्या होता है? Na2CO3, ये तो होता है इसका रासायनिक सूत्र। और अणुसूत्र की बात करें तो इसमें 10 क्रिस्टलीकृत जल भी होता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, आपको पता होगा। ठीक है, ये आपका। अब बात कर लेते हैं अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र भी काफ़ी बार आ चुका है। इसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड होता है। क्या होता है इसका सूत्र? CaOCl2। सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। लाल दवा बेहद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। क्या होता है? लाल दवा का सूत्र काफ़ी बार आ चुका है। अगला है कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा का आपको अभी देखा था NaOH होता है। कास्टिक सोडा यानी सोडियम NaOH, और यदि आपको कहे पोटास मतलब पोटेशियम KOH। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये दोस्तों आज मैंने 10 आपको रासायनिक सूत्र एवं नाम और घरेलू नाम करवाए। कल की क्लास में हम और भी पढ़ेंगे जो बाकी बच्चे, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला, इसी कारण मैं 10 से टाइप कर पाया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। ये थी दोस्तों आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।